Hi guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. Thanks for the good comments that you guys leave after the class or during the class, whatever. Okay, so thank you so much. I really love the comments and they are really motivating. तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे हम द लॉज अराउंड रेमिशन पॉलिसी। तो रेमिशन की बात करते हैं। सबसे पहले आई वांट यू टू नोट डाउन दीज टर्म्स। ठीक है ना, टर्म्स रेमिशन मतलब चेंज करना। ठीक है ना, रेमिशन इज रिड्यूसिंग। एक मिनट, हम पहले टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स करके इनको लिख लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म है हमारी वो है पार्डन। वन इज पार्डन। ठीक है, पार्डन का मतलब क्या होता है? इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस। तो ये लिख लेंगे पहले, रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications। ठीक है ना, तो पार्डन का मतलब क्या है? देखिए, पार्डन का मतलब ये है कि अगर किसी को पार्डन मिल गई, मान लो ए है, ठीक है ना, उसको कोई सजा मिली थी, अब उसको पार्डन मिल गया। पार्डन का मतलब ये है कि सब चीज़ों से रिमूव्स बोथ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस मिले कि 10 साल की सजा मिलेगी, वो भी खत्म हो गई, जितनी भी पड़ी है जितनी भी है वो सब खत्म हो गया। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब प्रूवन गिल्टी। अब वो प्रूवन गिल्टी ही वोंट बी, मतलब ही इज नो मोर गिल्टी। प्रूवन गिल्टी, कन्विक्शन का मतलब होता है जब प्रूवन गिल्टी। एंड एब्जॉल्व्स फ्रॉम द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशंस। कुछ डिस्क्वालीफाई कराओ कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सब खत्म हो जाता है अगर पार्डन मिल जाए तो। ठीक है, कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म लिखेंगे कॉम्यूटेशन। सेकेंड टर्म लिखेंगे कॉम्यूटेशन। तो कॉम्यूटेशन का मतलब यहाँ पे होता है, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म, डिनोट्स substitution of one form of punishment with a lighter form of punishment। ठीक है ना, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो होती है, ठीक है ना, उसको आपको मान लो उसको डेथ सेंटेंस मिली थी। ठीक है ना, डेथ सेंटेंस की जगह जहाँ कहाँ तो उसको मार देना था, अब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। ठीक है ना, दैट इज कॉम्यूटेशन। दैट इज कॉम्यूटेशन। पार्डन मतलब बिल्कुल माफी दे देना, सब कुछ खत्म हो जाना। कॉम्यूटेशन मतलब सी से कॉम्यूटेशन, सी से चेंज। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, सी से कॉम्यूटेशन, सी से चेंज। ठीक है, थर्ड जो है वो है रिमिशन। थर्ड जो है वो है रिमिशन। तो जो है वो रेमिशन, रेमिशन क्या है? इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। ठीक है ना, तो लिखेंगे इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, पीरियड ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। मतलब अगर आपको आपको सजा मिली है 10 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years मे बी लिमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year। ये लिख भी लो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, a sentence of rigorous imprisonment for 5 years may be remitted rigorous imprisonment for 1 year। है ना, कहाँ तो आपको 5 साल की सजा मिली थी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की, रिमिशन मिल गया मतलब रिडक्शन। तो आर से रिमिशन, आर से रिडक्शन। ठीक है, सी से कॉम्यूटेशन, सी से चेंज, चेंज ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आप ये सी से चेंज,
कैसे याद कर सकते हो? उसके बाद जो है रिस्पाइट, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। रिमिशन में रिड्यूस तो हो रहा है बट कोई रिस्पाइट मतलब किसी स्पेशल, डिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब डिस्पाइट सम, व्हाट इज रिस्पाइट? थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हैं, बट चलेगा। डिनोट्स अवॉर्डिंग, डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस in place of one originally awarded due to some special fact। ठीक है, अब वो स्पेशल फैक्ट क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, ठीक है, कुछ ऐसा सा हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको स्पेशल वो दे दिया, प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, डिसेबल्ड है, इसलिए लेसर सेंटेंस दे देना। रिडक्शन ड्यू टू अ रीजन, ऐसे याद कर सकते हो, रिड्यूस हुई ड्यू टू अ रीजन, है ना। रिस्पाइट मिला क्योंकि एक रीजन था। रिप्रीव का मतलब इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर अ परमानेंट, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इट्स पर्पस इज टू इनेबल कन्विक्ट टू हैव अ टाइम टू सीक पार्डन और कॉम्यूटेशन। तो यहाँ पे अब रिप्रीव जो है, मेरे पास जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं रिप्रीव। क्या रिप्रीव का मतलब लिख लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बिल्किस बानो वाला जो केस है वो दोबारा से न्यूज़ में आ गया, और बिल्किस बानो वाले केस में ये दोबारा से बातें होंगी, ये टर्म बार बार यूज होंगी। तो अगर आप एक बार इनको लिख लेंगे और एक बार इनको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, रिप्रीव का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज, रिप्रीव का मतलब होता है इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द execution of a sentence for a temporary period। ठीक है ना, टेम्परेरी पीरियड के लिए एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा लेते हैं, स्पेशली डेथ सेंटेंस। क्यों? जब डेथ सेंटेंस मिलते हैं कि अब मार दिया जाएगा आपको, उसके अंदर राइट होती है डेथ सेंटेंस के, राइट तो नहीं मतलब लॉज अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप पार्डन अप्लाई कर सकते हो, प्रेसिडेंट की माफ़ी दे दो मुझे, कॉम्यूटेशन कर दो। कॉम्यूटेशन का हमने समझ लिया, किसी से चेंज है ना, तो कि डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो, तो वो टाइम लगता है, तो इसलिए रिप्राइव दे देते हैं कि आप थोड़ी देर जो भी आपकी राइट्स हैं वो आप एग्जीक्यूट कर लो, एंड उसके लिए टेम्परेरी होल्ड पे डाल देते हैं डेथ सेंटेंस को। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी। एक बार और रिविजन मार लेते हैं। पार्डन का मतलब है सब कुछ माफ कर देना। कॉम्यूटेशन का मतलब है चेंज कर देना, जैसे कि लाइफ डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस पे जाना। अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करोगे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। रिमिशन का मतलब है रिड्यूस कर देना, सेंटेंस को कम कर देना। ठीक है, 1 ईयर की 5 ईयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को 1 ईयर की रिग्रेस बना देना, मतलब टाइप सेम रह रहा है सेंटेंस का बट टाइम कम हो रहा है। उसके बाद रिस्पाइट को आप चेंज कर सकते हो। रिस्पाइट मतलब रिडक्शन ड्यू टू अ रीजन, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी जो सेंटेंस है उसको कम अवॉर्ड देना, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस में वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और वहीं पर रिप्रीव का मतलब के बाद हमारा आ जाता है, हाँ, रिप्रीव का मतलब कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्टे लगा देना ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कि वो जो जितनी भी जो राइट्स हैं वो सीक कर सके एक पर्सन, राइट। तो ये सारी टर्म्स हैं, इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप लिखकर इनको रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिमिशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 8 सेट असाइड द रिमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इस जजमेंट को समझने के लिए, बट हम वो टाइम देंगे क्योंकि आप एक बार ये जजमेंट समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप धड़ल्ले से उसको आंसर कर सकते हैं, बट टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर आज का सेशन लंबा हो जाए तो रोना मत। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट set aside remission remission of 11 convicts sentenced for sentenced to life imprisonment for gang rape of Bilkis Bano and murder of her family during 2002 communal riots in Gujarat।
बहुत ही स्लो चलूंगी मैं इसको समझाने के लिए, तो ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर था रिमिशन का, ठीक है ना, सेट असाइड, टेकन बैक, ऑर्डर को वापस ले लिया गया है, जो ऑर्डर लिया था, ऐसे याद कर लो। रिमिशन का मतलब हमने पढ़ा था रिड्यूस, कम कर देना। यहाँ पे इनको लाइफ सेंटेंस मिली थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, सारी उम्र जेल में रहोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ जितने भी साल किया है। 11 कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स का मतलब हुवर प्रूवन गिल्टी, प्रूवन गिल्टी मतलब प्रूव हो गया था कि हाँ इन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, प्रूव हो गया था कि गैंगरेप किया है बिल्किस बानो का, प्रूव हो गया था कि मर्डर किया है बिल्किस बानो की फैमिली का। और ये कब हुआ इंसिडेंट? 2002, जो कम्युनल राइट्स हुए गुजरात में। सेट असाइड कर दिया कि जो रेमिशन ग्रांट किया गया है, जो रिड्यूस हुई है सजा, वो सही नहीं है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर्स टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली टू ग्रांट पार्डन। अब यहाँ पर हम बात किसकी बात करें? क्लेमेंसी पावर्स की बात करें, तो लिख लेते हैं क्लेमेंसी पावर्स। आई होप आप साथ साथ में मेरे नोट्स बना रहे होगे। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी पावर्स कौन सी होते हैं? क्लेमेंसी इज मर्सी, ठीक है, माफ कर दो, मर्सी। पार्डनिंग पावर्स, इसको हम पार्डनिंग पावर्स भी कह सकते हैं, कि पार्डन ग्रांट करना। ये किस किस के पास पावर्स हैं? ये जो पावर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 161 जो है वो किसको प्रोवाइड करता है? सॉरी फॉर द कॉल। अब 161 जो है वो गवर्नर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देता है। क्लेमेंसी, मर्सी, पार्डन किस चीज़ की? मर्सी किस चीज़ की? पार्डन। अगर किसी को डेथ पेनल्टी दे दी है, किसी को पनिशमेंट दे दी कि आपको मार दिया जाएगा, डेथ पेनल्टी दे दी गई है एज अ सजा फॉर अ क्राइम, ठीक है, एज अ पनिशमेंट, तो वो अगर आपको पार्डन करवानी है, ख़त्म करवानी डेथ पेनल्टी, या फिर रिमिशन करवाना है, कम्यूटेशन करवाना है, इसके अंदर कम्यूटेशन होता है, तो वो पावर्स आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक PYQ है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनके पास पावर्स है, और ठीक है, टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, remission, respite और reprieve to a convict, ठीक है ना। कॉन्विक्ट कौन होता है? पर्सन हु हैज बीन प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पावर है कि जो कन्विक्ट है वो जा सकता है इनके पास कि मुझे माफ कर दो, मेरे को डेथ पेनल्टी मत दो। These are sovereign powers vested in the heads of the union and state executives to be exercised on the advice of. यहाँ पर ये important है, to be exercised on the advice of the Council of Ministers, ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द CRPC में रिमिट द होल और पार्ट ऑफ पनिशमेंट टू विच अ कॉन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस्ड। अब यहाँ पर ये देखिए, ये समझने वाली बात है कि जो ये वाली पावर है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, वो भी एक्सरसाइज किसके कहने पे होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे होती है। और फिर उसके बाद जो आर्टिकल, फिर एक और सेक्शन है जो स्टेट को डायरेक्टली पावर देता है, वो कौन सा है? सेक्शन 432 ऑफ CRPC, ठीक है। वो किसको पावर देता है? ये क्या कहता है? सेक्शन 432 ऑफ CRPC क्या कहता है? मे रेमिट, ठीक है, क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएट स्टेट, इसको लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट मे रेमिट द होल और part of the punishment to which a convict has been sentenced, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 432 ऑफ CRPC की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो कन्विक्ट को उसकी होल या पार्ट ऑफ पनिशमेंट जो है उसको रिमिट कर सके,
ठीक है ना। रेमिट का मीनिंग हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है, रेमिट का मतलब इज आर से रेमिट और आर से रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, ये पावर इनके पास है, दे हैव द पावर टू रेमिट, ठीक है। इन द केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट कॉन्विक्ट दिस रेमिशन कैन बी डन ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ, ये हम नोट कर लेंगे, इन केस ऑफ लाइफ imprisonment, in case of life imprisonment, convicts, this remission can be done only after a period of 14 years in jail as per section 433A of CRPC, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो डेथ, अगर डेथ सेंटेंस इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट कमिट कन्विक्ट दिस रेमिशन कैन बी डन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अगर सजा दी गई है तो 14 ईयर्स बाद ही आप उसको बाहर निकाल सकते हो, उससे पहले गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केस में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अप्रोप्रिएट मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस पावर बनेगी तो वो उसके पास पावर टू रेमिट होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कॉन्विक्ट, ठीक है। एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात, तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की रेमिशन कब हो सकती है, रिडक्शन इन सेंटेंस कब हो सकती है, जब उसने 14 साल जेल में निकाल दी हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस, अब हम बिल्किस बानो की केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्किस बानो की जो केस है इसकी हमने बहुत एक शॉर्ट के अंदर तो कि क्या हुआ था वो हमने टाइटल में ही पढ़ लिया था, मैं टाइटल पे आपको दोबारा लेकर जाना चाहूंगी। टाइटल में हमने क्या पढ़ा, टाइटल में हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड रेमिशन ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स। अब रेमिशन का मतलब समझ में आने लगा कि रिड्यूस करी सेंटेंस, ठीक है ना, ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स। क्यों उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी, क्योंकि उन्होंने गैंग रेप किया था बिल्किस बानो का और उसकी फैमिली का मर्डर किया था, कम्युनल राइट्स जब हुए गुजरात में 2002 में, ठीक है। अब ये हुआ, अब इसके अंदर यहाँ पर बिल्किस बानो का अगर हम केस देखें, जिसके हम नोट्स यहाँ पर बनाएंगे, बिल्किस अब यहाँ पे द हीनियस क्राइम्स फॉर विच द 11 पर्सन्स वर कन्विक्टेड वर कमिटेड इन गुजरात। अब ये हम लिख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, फिर इनके पास वापस जाएंगे, ठीक है ना। 11 पर्सन्स वर कन्विक्टेड, 11 पर्सन्स कन्विक्टेड वर offense committed in state of, 11 persons committed convicted offense committed in गुजरात, मतलब प्लेस ऑफ क्राइम क्या हुई गुजरात, पर जो केस चलाया गया वो कहाँ पे चलाया गया, महाराष्ट्र, ताकि फेयर जो है ट्रायल हो। However, considering the need of fair trial, these cases were shifted to Maharashtra. For fair trial, cases shifted to Maharashtra by the Supreme Court in 2004, ठीक है। 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था महाराष्ट्र में, ट्रायल मतलब जो कोर्ट में केस चलता है तो वहां पर चलाया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीबीआई ट्रायल कोर्ट इन मुंबई sentenced the convicts to life imprisonment in 2008। तो 2008 में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। यहाँ पे डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2002 के अंदर ये क्राइम कमिट हुआ गुजरात में, 2004 के अंदर महाराष्ट्र को ये ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया, 2008 में इनकी कन्विक्शन होती है, मतलब देवर प्रूवन गिल्टी। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, देवर प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। कन्विक्शन हुई मतलब देवर प्रूवन गिल्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद है, 2002 के अंदर ये हुआ, 2004 में ये हुआ और 2008 में कन्विक्शन हुई। कुछ और नहीं याद हो रहा तो 2002 और 2008 वाला पॉइंट याद कर लो। उसके बाद ठीक है हो गया। वन ऑफ द कन्विक्ट्स राधे श्याम मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन 22 सीकिंग डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट टू कंसिडर हिज रिमिशन एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर so 2022 what happened was, this was the policy in force at the time of the commission of offense. Now
2022, what happened? One of the convicts, write it down please, one of the convicts moved to Supreme Court in 2022. अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा नहीं बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने पूछा कि मेरे को कौन रिमिशन ग्रांट कर सकता है, ठीक है ना। विच स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र would consider his remission application, ठीक है। ये एक था जिसके अंदर पूछा गया केस के अंदर कि गुजरात या महाराष्ट्र में से कौन सी स्टेट करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रायल चला, हमें भूलना नहीं महाराष्ट्र में ट्रायल चला, बट प्लेस ऑफ ऑफेंस कौन सी बनी, प्लेस ऑफ ऑफेंस गुजरात थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला गुजरात, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात आपका केस जो है कंसिडर करेगी। और गुजरात के अंदर जो स्टेट रेमिशन पॉलिसी थी, कि जो पॉलिसी देखती थी कि आज़ाद करें या नहीं करें, स्टेट रेमिशन पॉलिसी जो थी वो 1992 की थी, ऑफ 1992, ठीक है। 1992 की भी और एक 2004 की भी है, ठीक है ना। द आर्ग्यूमेंट वॉज दिस वॉज अ पॉलिसी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस 2002 एंड द टाइम ऑफ sentences 2008. The Supreme Court, in an order on May 2022, directed the Gujarat government to consider Shah's application. The Godhra Jail Advisory, headed by the district magistrate, unanimously recommended the remission of sentence for the 11 convicts. They were freed. अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो यहाँ पर डिटेल में नहीं गया है ऑर्डर, वो क्या है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ गुजरात हैड 2 रेमिशन पॉलिसीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में 2 रेमिशन पॉलिसीज आई, एक 2004 की रेमिशन पॉलिसी आई और एक 1992 की रेमिशन पॉलिसी आई, ठीक है ना। अब जो 2004 की रेमिशन पॉलिसी है उसके अंदर जो रेप कॉन्विक्ट है उसको नहीं आज़ाद कर सकते, बट जो 1992 की है उसके अंदर कर सकते हैं। तो आप कहोगे भाई 2022 के अंदर रेमिशन पॉलिसी कंसिडर हो रही है तो 2004 वाला क्यों नहीं अप्लाई किया, 1992 के अंदर क्यों आज़ाद कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब कन्विक्शन हुई 2008 के अंदर तब ये वाला लॉ एप्लीकेबल था, 1992 ऑब्वियसली 2004 वाला आया नहीं था। आई थिंक 2014 की है वो, if I am not wrong. 2004, 2014. I have to check. Just a second. I'll check and see. Yeah, remission policies of 2014. ठीक है ना, 2 remission policies है, एक 2014 की है और एक 1992 की है। तो 2008 में 1992 वाली चल रही थी, ठीक है ना। और जब इनका ऑफेंस हो तब भी 2002 के अंदर 1992 की रेमिशन पॉलिसी थी। उन्होंने कहा जब कन्विक्शन हुई तब का क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होगा तो 1992 वाली पॉलिसी लगेगी, तो उसके अंदर इनको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही जो ये ऑर्डर था जो हमने ये पढ़ा, किसने उनको आज़ाद किया था कन्विक्ट्स को, ये इन्होंने। तो ये लिखोगे आप, गोधरा जेल एडवाइजरी कमिटी headed by district magistrate unanimously recommended the remission of sentence of 11 convicts, ठीक है ना। इन्होंने जो रेमिशन है हेडेड बाय, इन्होंने रेमिशन जो है वो रेकमेंड करी गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी वालों ने, ठीक है, इन कन्विक्ट्स की। आगे पढ़ेंगे उसके अंदर फिर व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व, द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स। क्या अब एक जो रेप के कॉन्विक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल सकते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। Firstly, the provisions of CRPC are quite clear. The appropriate state government for considering remission application should have been Maharashtra. अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर किया कि जो महाराष्ट्र की स्टेट है, क्योंकि ट्रायल वहाँ पर हुआ तो महाराष्ट्र की स्टेट डिसाइड करेगी कि आज़ाद हो सकते हैं ये लोग या नहीं हो सकते, ना कि गुजरात, जो कि इस वाले केस के अंदर गुजरात ने किया डिसाइड कि ये आज़ाद हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात फिर सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट इन लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैड लेड डाउन 5 ग्राउंड ऑन विच रेमिशन टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर एक केस है जिसके अंदर ये अब नोट करना पड़ेगा आपको, लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है, ये 2000 का केस है। कब का केस है, 2000 का केस है। और इसके अंदर क्या बोला गया, लेड डाउन 5 ग्राउंड्स on which
laid down 5 ground on which reformation to be considered. ठीक है. द फर्स्ट ऑफ दीज इज वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट और क्राइम फॉर अगेंस्ट द सोसाइटी. ठीक है ना, इंडिविजुअल एक्ट है या क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है. ठीक है, इट वुड बी प्रॉस्पेरस टू सरमाइज दैट सच अ हीनियस क्राइम डज नॉट इम्पैक्ट. तो यहाँ पर हीनियस क्राइम है, रेप जो है पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल क्राइम तो है नहीं है. ठीक है. संगीत वर्सेस इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट डज नॉट हैव अ राइट टू प्रीमेच्योरली रिलीज. तो 14 ईयर्स तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको मिली है उसको 14 ईयर्स तो पूरे करने ही पड़ते हैं. ये जो पॉइंट है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट डज नॉट हैव, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट convict does not have a right to be prematurely released on completion of 14 years in jail. ठीक है ना, 14 ईयर्स इन जेल तो निकालनी पड़ेंगे जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, और केस टू केस बेसिस पे ये होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमें पता चलता है, और कुछ तो नहीं पढ़ना है. यहाँ पर ये भी है, व्हाट इज फॉग आ गया. तो ये है बिल्किस बानो का केस जिसके हमने आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. इससे ज़्यादा डिटेल में जाने को हमको ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं. ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे. अब है व्हाट इज फॉग. ये साइंस का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का, तो पढ़ लेते हैं. न्यूज में आया आज, अ फॉग इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन इवेपोरेटेड वाटर हैज कूल्ड डाउन एंड कंडेंस्ड. तो यहाँ पे फॉग का मीनिंग लिख लेते हैं जल्दी से. फॉग इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन evaporated water has cooled down and condensed. जो evaporated water है, वाटर जो होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है, वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन इवेपोरेटेड वाटर हैज कूल डाउन. वाटर जब होता है वो कूल डाउन हो जाता है, तो फॉर स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्मुलेट हो जाते हैं, दैट इज फॉग. Thick fog to form temperature should be lower and abundant moisture should be available. Fog materializes when there is temperature disparity between the ground and air. Fog कब आती है, जो हम ये heavy fog देखते हैं जब हमें रोड पे दिख नहीं रहा होता कुछ भी. Materializes whenever there is a temperature disparity between the ground and the air. ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज फॉग. जब टेम्परेचर डिस्पैरिटी होते है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है कहाँ पर, बिटवीन द ग्राउंड एंड द एयर, दैट इज व्हाट इज फॉग. ठीक है, दिस हैपन्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग इंडियन विंटर्स. फॉग इज क्रिएटेड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग. एरोसोल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर कंडेंस. ठीक है, तो फॉग होती है जब डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफर भी करता है, और नाइट और अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. बस इतना ही याद करना है, साइंस का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये. ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें. अब यहाँ पे मॉलडीव्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा समझाया हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं, वो मैं आपको सारा करवा चुकी हूँ. अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं, मॉलडीव्स वाले बनाए तो होंगे जो रेगुलर है बच्चे, प्लीज़ बता दें कि मॉलडीव्स के नोट्स मैंने कब बनवाए हैं, डेट बता दें, सो दैट आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो. ये रेपिटेशन है सारा. चलिए अब आगे चलेंगे. यहाँ पे देयर वॉज नो सरप्राइज इन द जनवरी 7 बांग्लादेश इलेक्शंस. तो शेख हसीना जो हैं वो जीत गई हैं, बांग्लादेश के अवामी लीग को बिलोंग करती हैं ये. ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने इलेक्शंस बायकॉट कर दिए थे. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और उनकी डिमांड थी कि कोई और एक मतलब इलेक्शंस जो हैं फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट में हो. ठीक है, इनको लग रहा है कि जो इलेक्शंस है वो शेख हसीना ने कुछ ना कुछ उसमें गलत किया है, बाइस्ड इलेक्शंस है, तो इन्होंने बायकॉट कर दिया था. ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको नोट करवा दिया था. अभी आज हम कुछ इस न्यूज़ में ऐड करेंगे. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड बीएनपी लीडर. तो यहाँ पे बांग्लादेश का हम और पढ़ लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्शन. तो बांग्लादेश का क्या बता रहे हैं वो कि बीएनपी. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मर का मतलब जो पहले हुआ करते थे, फॉर्मर बीएम एंड
Bangladesh former PM and Bangladesh Nationalist Party, that is BNP leader Khaleda Zia is in jail, is under house arrest, not jail, is under house arrest over corruption charges. ठीक है. इलेक्शंस हेल्ड एमिड बीएनपी स्ट्राइक्स ऑफ फॉल इन वोटर टर्नआउट जो था फ्रॉम 80%, पिछली लास्ट ईयर 80% लोग, 5 years अगो 80% लोग वोट करने आए थे, इस बार सिर्फ 40% लोग वोट करने आए हैं. बीइंग शेख हसीना इज नॉट इजी, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हर फादर शेख मुजीबुर, अब यहाँ पे ये बताया हुआ है शेख मुजीबुर रहमान was killed on 15th August in Dhaka. ठीक है. Now Sheikh Hasina, she fought the Irshad dictatorship along with Miss Zia in 1980s and early 1990s. ठीक है. Miss Hasina offered a stable civilian rule. ठीक है. रूल जो था वो बढ़िया करा. बांग्लादेश के ये 2 पॉइंटर्स जो हैं ये नोट करने. फादर ऑफ शेख हसीना, ठीक है जी, तो ये हमें नोट करने हैं. शिंदे's faction is real सेना स्पीकर. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको इसका साइड कॉन्सेप्ट समझा दूंगी. इन अ ह्यूज सेटबैक टू शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नरवेकर. तो पहले इसका कॉन्सेप्ट ही समझते हैं. तो महाराष्ट्र में लास्ट ईयर क्या हुआ, पेन में थोड़ा पतला कर लूं. महाराष्ट्र में लास्ट ईयर क्या हुआ, कोई बता सकते हैं इन द चैट सेक्शन, कोई पॉइंटर्स याद हो किसी को. तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उद्धव बोल लेते हैं उनको, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी. ठीक है ना, और शिवसेना इनकी पार्टी. ठीक है, सरकार में ये सीएम थे. ठीक है, और शिवसेना ने एनसीपी नाम की पार्टी के साथ मिलकर कोलिएशन में ये अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे. सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था. फिर क्या हुआ, शिंदे है ना, एकनाथ शिंदे जो है, ही इज द करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर. ही ऑल्सो बिलोंग्स टू शिवसेना के ही है. ठीक है, वो इस वाली शिवसेना में से निकल कर, ठीक है, इन्होंने कहा कि मेरे साथ असली शिवसेना है और मेरे साथ पावर है, और इसके साथ बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया और ये सीएम बन गए. ठीक है, अब फाइट कहाँ पर हुई, फाइट ये हुई, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं मैं रियल शिवसेना हूँ. ठीक है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मैं रियल शिवसेना हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे फाइट किसकी हुई, नाम की फाइट हुई. इस चीज़ की फाइट हुई, पार्टी का नाम है, सिंबल है, प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी जिसके ऊपर रूल चलेगा. विप होती है एक, उसके बारे में बात करेंगे. विप होती है कि पार्टीज अपने बंदे को बताती हैं कि आपको लेजिस्लेचर में कहाँ पे वोट करना है, क्या करना है, वो सारा ये जो पावर्स होती हैं वो होती हैं. तो ये दोनों आपस में लड़ने लग गए. ठीक है, कि कौन है कौन नहीं. तो उसके अंदर स्पीकर डिसाइड करता है कि भाई कि क्या हुआ है. अब स्पीकर ने क्या डिसाइड किया, ठीक है, स्पीकर क्या डिसाइड करता है. यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जो है डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट. किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जो कि 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बात करी हुई है. तो एक टाइम था जब क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते रहते थे. ठीक है ना, अब मान लो किसी ने बीजेपी से इलेक्शन लड़े. ठीक है ना, बीजेपी से इलेक्शन लड़े, ही और शी वन, स्टेट लेजिस्लेचर में आकर बैठ गए. ठीक है, अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे बीजेपी का पार्ट नहीं रहना है, मुझे तो कांग्रेस ज्वाइन करनी है. तो इलेक्शंस लड़े बीजेपी से, जीते भी बीजेपी से, पर अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली. ठीक है ना, मान लो यहाँ पे एबीसी नाम का इंसान है, एबीसी नाम के इंसान ने बीजेपी से इलेक्शन लड़े. अब एबीसी जो है लेजिस्लेचर जो कांग्रेस का पार्ट बन गया. पहले ऐसे बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता था, काम कम होता था, पार्टी चेंज ज़्यादा होती थी. ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या कहा कि अगर आप पार्टी ऐसे चेंज कर दोगे, मतलब आपने बीजेपी से इलेक्शन लड़े, आप कांग्रेस में चले गए, तो एबीसी जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ठीक है, ही वुड नो मोर बी अ एमएलए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, एमएलए नहीं रहेंगे वो. नो डाउट ही कैन फाइट फॉर री इलेक्शन, वो सीट खाली हो जाएगी, आप वहां से दोबारा से री इलेक्शन के लिए लड़ सकते हो, वो कोई बात नहीं है, बट एक बार के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. बट इसमें ये भी कहा कि एक पर्टिकुलर नंबर, अगर नंबर ऑफ
पॉलिटिशियंस जो हैं एक पार्टी के, मान लो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस फ्रॉम बीजेपी गो टू कांग्रेस, देन इट वोंट बी डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, देन इट वोंट बी डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या नहीं? ये स्पीकर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर भी अब ये वाले, अब ये जो ऐसा हुआ, अब यहाँ पे पार्टी चेंज नहीं हुई, बट पार्टी ही के ही दो हिस्से हो गए। अब ये डिसाइड करना था कौन सी रियल शिवसेना है, और ये भी स्पीकर को डिसाइड करना था। तो स्पीकर ने कहा अब इसको पढ़ते हैं। In a huge setback to Shiv Sena leader Uddhav Thackeray, Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar ruled on Wednesday that Chief Minister Eknath Shinde's faction was the real Shiv Sena when the rival factions emerged on June 21, 2022. अब यहाँ पे हम लिखेंगे महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। सबसे पहले तो इनका नाम हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर कौन है? राहुल नरवेकर। राहुल नरवेकर, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने? सेड चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे's faction was real शिवसेना। ठीक है ना, कि उन्होंने बोला कि एकनाथ शिंदे वाला जो है फैक्शन, जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो रियल शिवसेना है। ही फर्दर रिफ्यूज टू डिस्क्वालीफाई 30 शिवसेना एमएलए फ्रॉम बोथ फैक्शंस इंक्लूडिंग मिस्टर शिंदे। ठीक है ना, रिफ्यूज्ड टू डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर, डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर। वो कहते हैं किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डिफेक्शन नहीं हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? 10th, इस सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। 10th शेड्यूल में किसकी बात हो रखी है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रखी है। रीडिंग आउट हिज रूलिंग ऑन द डिफेक्शन पिटिशन फाइल्ड बाय राइवल। तो ये सारा हमें जो इतना मैंने यहाँ पर दिखाया इतना ही पढ़ना है। 10th शेड्यूल अगर कोई पढ़ना चाहता है डिटेल में तो बता दीजिए, मैं पढ़ा दूंगी आपको जल्द। वैसे तो इस पर एडिटोरियल पक्का आ जाएगा, तो तब आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्चर्स इज सेड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल करंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2 besides having the potential to be quickly adapted for future variants as well. According to IISc Bangalore, since the beginning of the pandemic, Professor Raghavan Varadarajan from Molecular Biophysics Unit and collaborators have been working on developing a heat-tolerant vaccine. देखिए, अभी वाली जो वैक्सीन हमारे पास है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो कहीं पर लेकर जानी है, विलेजेस में लेकर जानी है, फ्रिजेस है वहाँ पे नहीं है। अगर आपको कहीं पे बहुत सारी वैक्सीन रखनी है तो उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगर हीट टॉलरेंट है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट टॉलरेंट, हेल्थ नहीं, हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISc researchers against all strains of SARS-CoV-2। ठीक है ना, तो IISc है कहाँ पर? ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। IISc इज इन बेंगलुरु। ठीक है ना, इन्होंने हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप करी है कोविड की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर ए रिकॉर्ड 111 NGOs गॉट FCRA नॉड इन 2023। ठीक है ना, ये हम लिखेंगे 111 नहीं, 4 times 1 NGOs गॉट NCRA, सॉरी, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स हैं, पहली बार इतनी ज़्यादा अप्रूवल्स हुई हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है FCRA क्या है। सबसे पहले लिखेंगे FCRA की फुल फॉर्म। FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010।
ठीक है ना, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। नाउ व्हाट इज दिस फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 2010? इसके नीचे कब अप्लाई करना होता है, क्या होता है? सॉरी फॉर द यार्न, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर अगर आपको एनजीओज नीड अप्रूवल enabling organization to receive फॉरेन फंड्स। ठीक है ना, तो फॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं, अगर फॉरेन के फंड्स चाहिए तो वो कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर फॉरेन के फंड्स आपको चाहिए तो फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको यहाँ से अप्रूवल लो आप, और आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है एसबीआई दिल्ली के अंदर, वहीं पे आप फंड्स रिसीव कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? बाय एनीवन इन द चैट सेक्शन, क्यों करते हैं फॉरेन फंड्स लेने के लिए? कि कोई पैसा देकर इंडिया में कुछ गलत चीज़ ना करवा ले, तो इसलिए एक आय रखते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर किसको मिली? फो गुआंग शान कल्चर एंड एजुकेशनल सेंटर हैज रिसीव एफसीआई रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स रिलीजियस कल्चरल इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड सोशल प्रोग्राम। फो गुआंग शांग मोनास्टिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड इन ताइवान इन 1960s। तो यहाँ पर अब ये स्पेशली एक उसकी बात करें तो हमें लिख लेना चाहिए फो गुआंग शान कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? monastic order originated in Taiwan in 1960s, center in Delhi, established in 2008. The Buddhist religious trust, presently we are imparting training to 50 children to become invoiced monks। ठीक है, तो ये सारा है। उसके बाद 111 और 2014 वर ग्रांटेड परमिशंस टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस द हाईएस्ट सिंस 2014। ये पता है कहाँ पे? लिखो ये वाला पार्ट, द हाईएस्ट सिंस 14। मतलब इतनी कभी 2014 के बाद अब इतनी सारी एनजीओज को अप्रूवल मिली है। बस यही नोट्स बनाने आपको, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। यूके टू सेंड एडवांस्ड नेवल ग्रुप्स फॉर ट्रेनिंग विद इंडियन फोर्सेस। द यूके नेवी विल सेंड इट्स लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप टू इंडियन ओशन। अभी हम कुछ भी इसमें नोट नहीं कर रहे हैं। द यूके एम्बार्क फॉर रिस्पेक्टिव मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज टू एंड फॉर कोलैबोरेशन की पार्टी। फाइन फाइन फाइन, अभी नहीं, अब नोट करेंगे जब इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बात होगी, तब वी आर गोइंग टू नोट। मेजॉरिटी कम्युनिटी स्टाफ ऑन द रोल्स विल नॉट डायल्यूट माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू। कल भी हमने एएमयू दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी थी। अब एक क्वेश्चन पूछनी होंगी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? अगर कल का आपको समझ में आओगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ए ऑप्शन है या बी है? जल्दी से बताओ। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और क्या बता रहा है? ऑब्जर्व दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ, तो लिखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट मेयर presence of office bearers from a majority community in some wings of administration of educational institutions does not dilute their minority character। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है
कि अगर ऑफिस बेयरर में मेजॉरिटी है, व्हाट डज द टर्म मेजॉरिटी मीन्स? मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी का मतलब ये होता है बेटा जी कि मेजॉरिटी, अब जैसे हिंदूज जो हैं वो इंडिया में मेजॉरिटी में, मतलब ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है तो ये मेजॉरिटी है, ठीक है। बाकी सारे हम माइनॉरिटी मानेंगे, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ये सब माइनॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी करेक्टर जो है वो डाइल्यूट हो गया है, ठीक है ना। द मेयर फैक्ट दैट सम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो लुक्ड अप आफ्टर बाय नॉन माइनॉरिटी ऑफिशियल्स हु हैव रिप्रेजेंटेशन वॉइस विल नॉट इन दैट सेंस डाइल्यूट द माइनॉरिटी करेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो कह रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी संभाल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी करेक्टर खत्म हो गया। द बेंच इज हियरिंग अ सीरीज ऑफ पिटिशंस रिलेटेड टू द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। A five-judge bench in S. Aziz Basha versus Union of India case in 1967 has held that AMU was a central university and cannot be considered a minority institution. तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से लिखवा रही हूँ, नो डाउट मैंने कल भी आपको ये लिखवा दिया था कि आपको एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। In 1967, Supreme Court held that AMU was a central university and cannot be considered a minority institution, ठीक है। The university established in 1875 had got its minority status back when parliament, अब यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ये अलग हो गया, ठीक है ना, ये हमने अलग पढ़ा एस अजीज वाला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारा अलग है। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन, और दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिवर्सिटी कब आई, 1875 में आई यूनिवर्सिटी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट को हैड गॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं हैड गॉट इट्स minority status, had got its minority status back when Parliament enacted the AMU Amendment Act in 1981. In January 2006, Allahabad High Court, however, struck down the provision of 1981 law. In Jan 2006, Allahabad High Court struck down the provision of 1981 law by which, ठीक है ना। सो नो मोर, यहाँ पे हम लिखेंगे नो मोर माइनॉरिटी स्टेटस, नो मोर माइनॉरिटी स्टेटस। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इसको 1981 के एक्ट से माइनॉरिटी स्टेटस मिला था। इस्टेब्लिश ये 1875 में हुई थी और फिर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। The issue was referred to 7-judge bench in 2018. In its written submission, the center had connected AMU cannot be considered a minority institution. The government said the AMU was not and cannot be a university of any particular religion or religious. It said the university contended that it was established for Muslim. तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 2019 में रेफर्ड टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली हम ये लिख लेंगे चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में 2016 का ऑर्डर, और अब जो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है इसका, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस है, जो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। विद रिपीटेड कॉन्ट्रोवर्सीज इरप्टेड ओवर रिडक्शन ऑफ टेबलो, वो जो झांकियाँ निकलते हैं रिपब्लिक डे पे डिफरेंट स्टेट्स की, उसको रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे रूल कर दिया है कि अब हर साल जो है एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी विद इन 3 years
ठीक है, तो वो सिलेक्शन होगी और सब होगा। अगर ये ज़्यादा डिस्कस होगा तब नोट करेंगे, वैसे इसको अभी नोट नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज इन द कंट्री डू नॉट हैव रैम्प्स, ओनली 25.2% हैव व्हील चेयर्स। तो डिसेबल्ड लोगों के लिए असेसिबल बनाना है, तो इसके लिए वो रिसर्च मतलब ये निकाल रहे हैं। इसके अंदर हमने वॉशरूम्स के बारे में पढ़ा था, बस अभी इसका नोट नहीं करेंगे, अगर डिस्कस होगा तभी करेंगे। आर्म्ड यूएवीज इन द हैंड, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसी रिसर्चेस करता रहता है, ऐसे ऐसे डाटा इकट्ठा करता रहता है। स्टेटिंग दैट द ऑटोनॉमस systems were becoming a preferred choice in the order of battle for countries। अब यार यहाँ पे ये यूएवी है। व्हाट इज अ यूएवी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है ना, ये प्रेफर्ड सिस्टम्स बनते जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। ही वॉज स्पीकिंग एट द अनवेलिंग इवेंट ऑफ द फर्स्ट दृष्टि 10। तो यहाँ पर क्या है, ये दृष्टि 10, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, दृष्टि 10 स्टारलाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV manufactured by Adani Defense and Aerospace for the Navy in Hyderabad. It is an indigenous built version of the Hermes 900 UAV Elbit systems of Israel and has 70%। ये भी नोट करेंगे ये वाला पॉइंट। It is an indigenously built version of Hermes 900 UAV of Elbit systems of Israel and has 70% indigenous content. Has 70% indigenous content। मतलब इन्होंने इसराइल वाले पे बिल्ट ओवर किया है, तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेवी हैड कॉन्ट्रैक्टेड 2 हर्मीस 900 ईच अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। ग्रीस पीएम टू लीगलाइज, ये लिखेंगे ग्रीस पीएम टू लीगलाइज marriage and adoption by same-sex couples। ठीक है, Greece will legalize marriage and adoption by same-sex couples but given no time frame। he said the move will, बस इतना ही नोट करना है। no time frame given ये लिख लेना, no time frame given ये लिख लेना। भूटान के जो पीएम है ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कौन बन रहे हैं भूटान के पीएम? टेशरिंग टोबगे। ये मैंने याद करवाया था ना, टेशरिंग। ठीक है ना, शी वो रिंग लेकर आया, शी रिंग। ठीक है, और टी लगा देना है शी के आगे। टू बी गे कैसे याद करेंगे? अरे तू भी गे है, मैं भी गे हूँ, वाओ वेरी गुड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो उसको। चलिए आगे चलेंगे। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ी मोटिवेशन देख रहे हो, आर्करी कर रही है, शी इज नॉट हैविंग अ नाम। और तुम लोग जो तुम रोते रहते हो, दूसरी बाजू भी नहीं है बेचारी की, है ना, नहीं है। हाँ, तो देन ऑल्सो शी इज डूइंग। और तुम लोगों को पढ़ने को कह दो बहुत मुश्किल है, हाउ कैन वी डू इट? International Labour Organization World Employment and Social Outlook Trends 2024 released in Vienna। Joblessness and the jobs gap have both fallen। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी करी है, जिसके अंदर स्टडी में क्या हेल्ड किया है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले हम रिपोर्ट का नाम लिख लेते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है,
तो ये रिपोर्ट किसने लिखी है? सबसे पहला पॉइंट, ये रिपोर्ट ILO ने लिखी है। ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, so yes, International Labour Organization. You ought to write it. My pen is not working, I don't know why. So write it down. I'm going to dictate. International Labour, International, yeah, it's working. International Labour Organization has come up with a report called वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इसको ध्यान से लिखेंगे। क्या ट्रेंड्स दिखा रहे हैं? ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियाँ कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जॉब्स जो होंगी वो कम होंगी। रेट इज सेट टू इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज इन 2024। ठीक है ना। और इन इंडिया, यहाँ पे कह रहे हैं इन इंडिया रियल वेज, रियल वेज क्या होता है? जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इनकम चेंज हो जाती है, चेंजेस विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन, जब वेजेस इन्फ्लेशन के साथ चेंज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो महंगाई हो रही है, ठीक है। लास्ट ईयर ये चीज़ कितने की थी, अब कितनी है? महंगाई के अकॉर्डिंग तुम्हारे वेज चेंज हो रहे हैं, तो रियल वेजेस आर पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव, compared with other G20 कंट्रीज, अगर हम दूसरी G20 कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, G20 कंट्रीज के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो इंडिया जो है रियल वेजेस में पॉजिटिव है। मतलब जो इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी, सैलरी भी बढ़ रही है। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेंगे लेक्चर्स, जो ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं मंथली। ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है, 5 to 7 आवर्स में आप फुल अपना मंथ प्रिपेयर कर सकते हो। ये ₹300 के हैं। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जिनकी वैलिडिटी बहुत सारे मंथ्स के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद आपको डिजी नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है। ये सारा आपको मिल रहा है और इसमें आप फुल मंथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको MCQs मिलेंगे जनवरी 2024 से। अब MCQs रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कौन कौन चाहता है कि अभी साथ साथ ही अपलोड कर दें या फिर मंथ के एंड में सारे इकट्ठे करें, तो ढेर सारे MCQs आपको फॉर प्रैक्टिस जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। मंथ के एंड में ही मिल जाएंगे। एंड अगर आप कूपन कोड चाहते हो तो फिर बने रहो हमारे साथ। अभी इसका कूपन कोड और मैं लॉन्च कर दूंगी इसको, आप बता दीजिए कब करूँ लॉन्च। ठीक है। एंड डेली नोट्स जो ये वाले हैं ये तो प्लीज़ ख़रीद लीजिए, बिकॉज इससे हमारा जो फाइनेंशियल यूट्यूब पे हम फ्री कर रहे हैं क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसमें, बिकॉज इसमें हमारा बहुत खर्चा लगता है। तो डेली नोट्स ₹100 के हैं, ये आप हमें सपोर्ट करने के लिए बाय कर सकते हैं। अगर कुछ और आपको बाय नहीं करना है, हमारे पास मॉक टेस्ट हैं। वी हैव मॉक टेस्ट MSCT के 5 ईयर, MSCT 5 ईयर के हैं, MSCT 3 ईयर के हैं, CUT PG के हैं, एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर स्लैट। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये था कि आप एक ही बार अटेम्प्ट करने देते हो, अब हम 2 अटेम्प्ट्स अलाउ करते हैं। आप अटेम्प्ट 2 बार कर सकते हो, बट जितनी मर्जी बार आप क्वेश्चंस देखना चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक देम आउट। 6 बजे मिलेंगे कल। बाय बाय। डू कमेंट आपको सेशन कैसा लगा, डू लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही हम लाइव जाए आपको पता चल जाए। एंड या अगर स्टूडेंट रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने हेल्पफुल हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज़ जो है शेयर करें उस वीडियो में। बाय।